नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक बात को समझते हुए पढ़ेंगे। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण और शिक्षण। निदानात्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात समझो। यानी निदानात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है मूल कारण या फिर रोग का पता लगाना। यानी जैसे एक चिकित्सक होता है ना, वो रोग का कैसे पता लगाता है, उसका निदान किस प्रकार से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे देखिए, रोग का पता लगाना अर्थात जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी का इलाज करने से पहले, यानी पहले रोगी का इलाज बाद में करता है, वो पहले उसके रोग के उसके लक्षणों का पता लगाता है। यानी एक चिकित्सक होता है, वो रोगी का इलाज करने से पहले उसके लक्षणों के आधार पर उसके वास्तविक रोग का पता लगाता है। यानी इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसमें कौन सा रोग है। यानी ये थोड़ी है कि डॉक्टर देखते ही मतलब एक रोगी होता है उसको तुरंत दवाइयाँ दे देता, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो उसके जो रोग है उसके लक्षणों का पता लगाएगा और लक्षणों के आधार पर उसके वास्तविक जो रोग है उस रोगी के, उसका पता लगाता है। उसी प्रकार क्या होता है, जब कोई शिक्षक होता है, वो किसी बालक की कमजोरी, यानी इस बालक में क्या कमजोरी है, क्या इसमें दोष हैं, यानी वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, यानी अधिगम संबंधी त्रुटियों के मूल कारणों का पता लगाता है। यानी वो अधिगम क्यों नहीं कर पा रहा है, इसमें क्या कमजोरी है, क्या इसमें दोष हैं, उनका पता लगाने के लिए जो कोई भी प्रयास करता है, यानी ये सारी चीज़ें जानने के लिए, उसकी कमजोरियाँ, उसके दोष हैं, अधिगम संबंधी त्रुटियाँ, वो जानने के बाद में वो उस जानने का प्रयास करता है, और वह निदानात्मक परीक्षण या शिक्षण कहलाता है। जिस प्रकार से साधारण भाषा में समझिए, एक चिकित्सक जो होता है, वो रोगी के इलाज करने से पहले उसके मतलब रोग के लक्षणों का पता लगाता है। इलाज करने से पहले रोग के अंदर लक्षण क्या क्या है, और उसको रोग के लक्षणों का पता लगाने के आधार पर उसके वास्तविक जो उसका रोग होता है उसके संबंधित वो क्या करता है, फिर बाद में उसका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसका उपाय करता है। उसी प्रकार एक शिक्षक होता है, यहाँ पर चिकित्सक कीजिए, शिक्षक समझिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। शिक्षक होता है वो किसी बालक की कमजोरियाँ, दोष, यानी सीखने से संबंधित उसमें क्या कमजोरी, यानी ये क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें क्या क्या दोष हैं, उन संबंधी सारी त्रुटियों का मूल कारण का पता लगाने के लिए जो कुछ भी वो प्रयास करता है, उसे ही निदानात्मक शिक्षण या परीक्षण कहते हैं। अब देखिए, उसका उपचार कैसे किया जाता है। उपचारात्मक, उपचार का शाब्दिक अर्थ होता है इलाज करना, अर्थात जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के वास्तविक रोग को पहचान लेने के बाद उसके उपचार करके उसे उत्तम स्वास्थ्य देने का प्रयास करता है। यानी एक डॉक्टर होता है, एक चिकित्सक होता है, वो रोगी के वास्तविक रोग का जब पता लगा लेता है कि इसमें अंतर्गत पहचान लेता है उसके अंतर्गत क्या क्या कौन सा रोग है, और फिर उसके बाद में उसे क्या देता है, वो दवाइयाँ वगैरह देता है, तो उपचार के लिए उत्तम स्वास्थ्य संबंधी जो प्रयास करता है। उसी प्रकार शिक्षक होता है, वो भी किसी भी बालक की कमजोरी है, उसके अंदर दोष हैं, उसके अंदर अधिगम संबंधी जो त्रुटियां हैं, उनके मूल कारणों को जब पता लग जाता है शिक्षक को, उसके बाद में उस मूल कारणों को दूर करने के लिए जो कुछ भी प्रयास करता है उसे उपचार कहते हैं। यानी पहले तो रोग का पता लगाएगा, उसके अंदर कौन से रोग है, फिर उसके बाद में उस रोग से संबंधित उसको दवाई देगा, उसका प्रयास करेगा उस रोग का इलाज करने का, दूर करने का। ठीक शिक्षक भी चिकित्सक की तरह ही यहाँ पर काम करेगा। जो बालक होगा उसकी कमजोरियाँ, उसके दोष है, उसके अधिगम संबंधी जो त्रुटियाँ हैं, उनके सारे मूल कारणों को क्या कर लेगा, पता लगा लेगा। ठीक उसके बाद में क्या करेगा कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो उसके दूर करने के लिए जो प्रयास करेगा शिक्षक, जो विधियाँ अपनाएगा, जो तरीका अपनाएगा, उसे ही क्या कहेंगे अपन, उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है या नहीं है। तो देखिए, पहला है बालक की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना। सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, बालक में जो अधिगम यानी सीखने संबंधी जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको दूर करेगा कि ये क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसके लिए अलग अलग तरीके लगाएगा शिक्षा से संबंधित। दूसरा है बालकों की दोषपूर्ण आदतें और दोषपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर करेगा। यानी बालक में क्या दोष हैं, उन दोषों को दूर करेगा, उसमें ये दोष क्यों आए, उसके किस आदतों के कारण इस दोषों ने जन्म लिया, तो उन आदतों को अलग करेगा, छुटवाएगा। फिर दोषपूर्ण मनोवृत्तियाँ, इसके किस वजह से ये मनोवृत्तियाँ विकसित हो रही हैं बच्चे के मन में, तो उस मनोवृत्तियों को दूर करेगा। उसी प्रकार अगला है बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करेगा। यानी बालक में कई के बालक संकालु स्वभाव के होते हैं, वो घर परिवार में या शिक्षक को या अपने साथियों को, किसी को भी अपने अंदर जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके बारे में नहीं बताता है, तो वो अंदर ही अंदर कूटता रहता है। तो शिक्षक का मुख्य कर्तव्य ये होता है कि बालक को व्यक्तिगत जाकर के उसे पूछे कि उसकी समस्या क्या है, और व्यक्तिगत जो कठिनाइयाँ उनको वो क्या करेगा, दूर करेगा शिक्षक। मंदबुद्धि कई बालक होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि
उस विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि अपन ने अगर कक्षा में कुछ बोल दिया तो शिक्षक अपन को डांटेंगे, अपन को पीटेंगे, तो वो मंदबुद्धि बालक होते हैं, तो उसमें आत्मविश्वास नहीं होता। अगर वो अपनी जगह सही भी होते हैं ना, तो भी वो मतलब गलत ही साबित होते हैं कक्षा में। ऐसी स्थिति होती है, कई विद्यार्थी होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं। पर तो उन बच्चों के लिए शिक्षक क्या करेगा, उसमें आत्मविश्वास की भावना पैदा करेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आत्मविश्वास की भावना बालकों के पिछड़ेपन को दूर करेगा, यानी बालक किस वजह से पिछड़ा है कक्षा में, अपने विषय में किस वजह से वो पिछड़ा है, तो उसको भी शिक्षक का परम कर्तव्य उसको दूर करेगा, पिछड़ेपन को। अगला है बालक के उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करेगा, यानी बालक को बोलने की क्षमता विकसित करेगा कि वो कहीं पर भी खड़ा होकर के अपनी बातें रख सके और अच्छी अच्छी बातें करें। ये नहीं है कि मतलब गाली गलौज करें। बच्चों में क्या होता है कि ऐसी संगति की वजह से कुछ बुरी आदतें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक बालकों की क्षमताओं को दूर करेगा, यानी कई कई बालकों में संवेगात्मक बालक होते हैं, उनकी अक्षमताओं को दूर करेगा। यानी कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि उसमें अचानक शिक्षक अगर कक्षा में उसे प्रश्न पूछता है बच्चे से, तो वो लड़खड़ा जाते हैं, उनके पसीना आ जाता है, यानी थर थर कांपने लग जाते हैं, उसके संवेग उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसे भय नामक संवेग विकसित हो जाता है तुरंत। तो ऐसे संवेगात्मक बालक होते हैं, उनकी अक्षमताएं जो होती हैं उनको शिक्षक दूर करेगा। आराम से, प्यार से, सहानुभूतिपूर्ण भाव से उन्हें प्रश्न वगैरह पूछेगा, प्यार से उनसे हर बात करेगा, तो बच्चा होगा धीरे धीरे शिक्षक से अपनी बातें शेयर करने लग जाएगा। संस्कृत और हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी यहाँ पर तो उपचारात्मक शिक्षण ये अपने हिंदी भाषा के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, संस्कृत हो, हिंदी हो, एसएसटी हो या साइको हो, वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए विद्यार्थी को क्या करेगा, रुचि उत्पन्न करेगा शिक्षक की। हाँ, इसमें देखो पढ़ो, कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं वगैरह हैं, इस प्रकार से उन्हें बतला करके वो उसमें पढ़ने की भावना उत्पन्न करेगा, रुचि उत्पन्न करेगा। समय और शक्ति का संरक्षण करेगा, और फालतू में जो समय वेस्ट करते हैं विद्यार्थी, यूं ही खेल खेल में बर्बाद कर देते हैं, तो उन्हें बताएगा कि समय का मूल्य बताएगा कि समय बहुत कीमती है, अब अगर पढ़ेंगे तो जीवन भर क्या रहेगा, अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है अपेक्षित अभ्यास और मनोवृत्तियों की शिक्षा प्रदान करेगा, उसके प्रति अपेक्षित अभ्यास करेगा और मनोवृत्तियाँ उनसे संबंधित शिक्षा वो भी प्रदान करेगा। ये मुख्य मुख्य उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो मित्रों, इनमें से पूछ सकता है अपन को, ये 10 उद्देश्य हैं, बिल्कुल ये याद रखने बहुत जरूरी है। इन 10 उद्देश्यों को अपने याद रखेंगे तो निम्न में से कौन सा है, नहीं है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों प्रकार के शिक्षण के लिए मुख्यतः 5 क्षेत्र होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने क्षेत्र होते हैं, 5। तो इसमें देखो, पठन या वाचन, लेखन, उच्चारण, व्याकरण और अंकगणित, ये 5 होते हैं। तो ध्यान रखना, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण, इन दोनों के लिए 5 प्रकार के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। वाचन, पठन, लेखन, उच्चारण, व्याकरण और गणित से संबंधित। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां, तो प्रत्येक समस्यात्मक जो बालक होता है उस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर के उनकी समस्याओं का, उन विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उनका व्यक्तिगत समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षक का परम कर्तव्य होता है और बच्चे के माता पिता का भी ये परम कर्तव्य होता है कि कई समस्यात्मक जो बालक होते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, ऐसे जो बालक हैं, बाल अपराधी जो बालक हैं, उन पर क्या होता है, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। परिवार के सदस्यों का मतलब बच्चे के माता पिता को और शिक्षक को, विद्यालय का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत समाधान करें, यानी व्यक्तिगत उनसे बात करें, उनसे बातचीत करें कि किस वजह से ये परेशान है, किस वजह से पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा, किस वजह से ये मतलब गाली गलौज करता है, किस वजह से अपशब्द बोलता है, किस वजह से चोरी की आदत भी पड़ जाती है बच्चों को। वो सारी समस्याएं हैं, वो व्यक्तिगत समाधान से ही दूर हो सकती हैं और वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से दूर होंगी। अगर बच्चे पर यहाँ पर दंड दिया गया तो विद्यार्थी कुसुमायोजित हो जाएगा, वातावरण में अपने आप को नहीं डाल सकेगा, एक अपराधी प्रवृत्ति का बन जाएगा। अगला देखिए, यदि अनेक बालकों में से एक प्रकार की समस्याएं दिखलाई देती हैं, यानी अनेक विद्यार्थी होते हैं, उन सभी में अगर एक ही समस्या दिखाई पड़ती है, तो उस स्थिति में बालकों के समूह बना करके उस समस्या को दूर किया जाता है, यानी उस समस्या को सामूहिक रूप से भी शिक्षक होता है वो दूर कर सकता है। बालक यदि किसी समस्या को उत्पन्न कर रहा है तो उसे उसी समय उस समस्या की ओर बालक का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। यदि विद्यार्थी कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है, जैसे बदमाशी वगैरह कर रहा है, तो तुरंत उसको उस समस्या से संबंधित बालक को मतलब ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, बालक का ध्यान उस समस्या के प्रति तुरंत दिलवा देना चाहिए। शिक्षक का ये परम कर्तव्य होता है, ताकि विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए कि हाँ, मैंने बदमाशी की है, ये गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, या मैंने पढ़ाई क्यों की, या मैंने बंक क्यों मारा क्लास में, क्यों भाग गया विद्यालय से। उसको तुरंत ही विद्यार्थी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। ये नहीं है कि 10 दिन बाद में जो गलती की है उसका पनिशमेंट 10 दिन बाद में मिले, उसके प्रति ध्यान दिया जाए, तो विद्यार्थी को वो बात याद नहीं रहेगी कि 10 दिन पहले मैंने कुछ किया भी था। तो तुरंत करना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के प्रयोग के समय ध्यान देने वाली बातें। तो शिक्षक को बालक के
कक्षा के स्तर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करवाना चाहिए। यानी स्तर के अनुसार ही उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर विद्यार्थी 5वीं क्लास का है और उसे उसके ऊपर मतलब उपचारात्मक शिक्षण की विधियों पर अगर 10वीं क्लास के विद्यार्थी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, यानी उसको यूं ही एक बार समझा दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं बालक, तो वो क्या है कि 5वीं क्लास का बच्चा थोड़ी देर के लिए तो याद रख पाएगा, 15-10 मिनट, फिर भूल जाएगा, फिर वही समस्याएं वापस क्रिएट करेगा, वापस वही समस्याएं विद्यार्थी हैं वो दोबारा दोहराने लग जाता है, क्योंकि इतना उनको मनोवृत्ति नहीं होती है, इतना ना वो याद रखते हैं। तो कक्षा के अनुसार ही उन्हें समझाना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक बालक की गतिविधियों का साप्ताहिक परीक्षण करना चाहिए, यानी सप्ताह में उसको देखना चाहिए कि उसमें कितना सुधार आया। साप्ताहिक परीक्षण किया जाना चाहिए, अर्थात सप्ताह भर में बालक में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं तथा उनका संपूर्ण लेखा जोखा रखा जाना चाहिए कि पहले दिन अपन ने उसमें संशोधन किया था तो मतलब सुधार कितना हुआ, दूसरे दिन कितना हुआ, फिर 7 दिनों का उसका पूरा मतलब एक परिणाम निकालना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ सुधार हुआ है। अगर 0% भी सुधार नहीं हो पाया तो शिक्षक को दूसरा प्रयत्न है वो करना चाहिए, दूसरी विधि लगानी चाहिए कि बालक में क्यों नहीं सुधार हुआ, क्या कारण हुआ, उसको पूछना चाहिए। बालक की कमजोरियों का संपूर्ण कक्षा के समक्ष कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बात शिक्षक को बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, परंतु शिक्षक अक्सर ऐसा करते हैं कि सभी छात्रों के सामने एक जो छात्र होता है, समस्यात्मक बालक होता है, उसकी बेइज्जती कर देते हैं और फिर उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है। ऐसा करने से कि सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे हैं, सभी शिक्षक आके मुझे ये बोलते हैं। तो शिक्षक को बालक की कमजोरियों का संपूर्ण कक्षा के समक्ष कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस बालक में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को हीन समझने लग जाता है। वो समझता है मैं तो यूं ही हूँ, क्लास में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा परिवार में भी नहीं करना चाहिए, घर वालों को मतलब अकेले में समझाना चाहिए बच्चे को। उपचारात्मक शिक्षण का प्रतिफल परिणाम क्या क्या हो सकता है, देखो। उपचारात्मक शिक्षण के बाद शिक्षक को छात्र के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से परिवर्तन है, देखिए। पहला है बालक में कक्ष में सामान्य समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है, यानी बालक अपने आप को समायोजित कर लेता है। अगर शिक्षक बालक के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा, उसके साथ प्रेम से प्रकटेगा, आराम से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, तो बालक होगा वो अन्य छात्रों की तरह क्या करेगा, अपने आप को समायोजित कर लेगा कक्षा में। दूसरा है बालक की व्यक्तिगत और विशिष्ट घटनाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षक के साथ वो प्रेमपूर्ण यानी एक फ्रेंडली रिश्ता बना लेगा शिक्षक बच्चे के साथ में। तो बालक होगा वो समझेगा कि हाँ ये गुरुजी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो उनसे व्यक्तिगत अपनी संपूर्ण समस्याएं हैं वो आराम से अभिव्यक्त कर सकेगा, बता सकेगा कि मेरे साथ में ये हो रहा है। तीसरा पॉइंट है बालक अपनी मानसिक एवं संवेगात्मक भावनाओं को नियंत्रण रख सकेगा। बालक अपनी मानसिक और संवेगात्मक जो भावनाएं होती है उसमें भी नियंत्रण करना सीख जाएगा। संवेगात्मक नियंत्रण अगर किसी विद्यार्थी या किसी व्यक्ति विशेष ने अपने जीवन में सीख लिया तो वो सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। ठीक है ना। अगला देखिए, बालक कक्ष में सर्वश्रेष्ठ रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, यानी अब वो जो कुछ भी कहना चाहता है तो कक्षा में बिल्कुल आराम से बोल सकता है, ना तो उसमें हिचकिचाहट होगी, ना किसी प्रकार का कोई डर होगा, ना किसी प्रकार का कोई भय होगा। आराम से अपने विचार वो रख सकता है, प्रकट कर सकता है। बालक अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से शिक्षक व मित्रों के समक्ष रख सकता है कि मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरी इच्छा इस बात की हो रही है, मैं इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, जो भी है वो आराम से, क्योंकि फ्रेंडली जो रिश्ता बन जाएगा तो विद्यार्थी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और विद्यार्थी में आत्मविश्वास के गुण है वो पैदा होगा। उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित एक फिल्म बनी हुई है मित्रों, ध्यान रखना, तारे ज़मीं पर, जरूर देखना आप लोग। ये आमिर खान की पिक्चर है। इसमें एक विद्यार्थी होता है ईशान नाम करके, और शिक्षक है वो आमिर खान होता है, उसमें शिक्षक की भूमिका निभाता है, निर्देशित आमिर खान ने किया था। तो इस बालक में क्या होता है कि मतलब पढ़ने की समस्या थी, पठन संबंधित है, यानी डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं, पठन डिसलेक्सिया, इससे संबंधित क्या है कि वो अपनी पुस्तक जैसे ही खोलता है, आप फिल्म एक बार जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो उसको ये सारे अक्षर है ना, वो रमाशंकर जैसे ये नाम है, रमाशंकर, रामशंकर निकुंब, तो ये इसे राम अलग दिखेगा, निकुंब फिर शिक्षक अलग दिखेगा, नाम अलग दिखेगा, इन्हें ऐसे 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 उसके आंखों के सामने चारों तरफ ये शब्द हैं वो घूमने लग जाएंगे, वो मतलब उसका उच्चारण नहीं कर पाएगा, उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो इस समस्या को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, यानी पठन संबंधी उसकी समस्या थी। ये बहुत अच्छी पिक्चर है, आप जरूर देखना, तारे ज़मीं पर, ठीक है ना, बहुत ही शानदार पिक्चर है। तो उससे पढ़ने संबंधित है। अब देखिए परीक्षा में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग देखिएगा, साइकोलॉजी में पढ़ते होंगे। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित विकार पूछा जा सकता है कि पठन से संबंधित विकार कौन सा होता है, तो डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया तो ये होता है लेखन से संबंधित। डिस्केलुलिया मतलब गणित कौशलों से संबंधित। डिस्प्रेक्सिया ये वाक अक्षमता यानी बोलने संबंधित ये होता है विकार। डिस्प्रेक्सिया ये लेखन और चित्रांकन संबंधित होता है। और डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार। और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये श्रवण संबंधी यानी सुनने संबंधी। और डिसविजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर ये होता है दृश्य
प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, और सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये होता है इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार, और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, ये होता है संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो ये 10 शब्द हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा। देख लो, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि मतलब डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, पठन से संबंधित, डिस्ग्राफिया लेखन, डिस्कैलकुलिया गणितीय, डिस्क्रेफिया वाक संबंधी, डिस्प्रेक्सिया लेखन चित्रांकन, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी। तो इनको 5-10 बार आप अगर पढ़ोगे और फिर एक पन्ने में लिखने की कोशिश करना, आपको ये कम से कम 5 या 7 बार आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे और अपना एक प्रश्न आराम से याद हो जाएगा। देखो, ये 4 तो याद हो सकते हैं एक तरीके से। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित, डिस्ग्राफिया जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ये लिखना पड़ता है, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर गणित में काम आता है इसलिए गणितीय कौशलों से संबंधित, डिस्प्रेक्सिया ये डिस्पेक्सिया देखिए वाक संबंधी विकार है। इनको 3-4 को तो आप ऐसे मतलब ऐसे किसी से जोड़ करके आप याद कर सकते हो, वरना ये शब्द है ना ये वापस भूल जाते हैं अपन, एक बार याद हो जाएंगे। आप इनको याद करके और लिखना एक पन्ने में, और लिखने के बाद में एक बार इनको बिना देखे पढ़ने की कोशिश करना। मतलब 5-7 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी की सारी 10 के 10 अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो आपको उपचारात्मक और निदानात्मक संबंधी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।